एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार दोस्तों। माँ शारदे का वंदन करता हूँ। कलम के जादूगर मंच को नमन करता हूँ और हमारे कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम के सभी दर्शकों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कलम के जादूगर हिंदी काव्य प्रेमियों के लिए एवं रचनाकारों के लिए एक ऐसा समूह है जहां सभी छोटे बड़े रचनाकार एक स्थान पर एकत्रित होकर अपनी कलम का जादू बिखेरते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। इसी संदर्भ में हमारा एक और प्रयास है। ये कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम, इस कार्यक्रम के जरिए हम हर सप्ताह आपकी मुलाकात देश के जाने माने प्रतिष्ठित कलमकारों से कराते हैं, ताकि उन्हें हम करीब से जान सकें एवं उनसे प्रेरणा लेकर अपनी रचनाओं को और ज्यादा निखार सकें और समझ सकें कि इस तरह बुलंदियों तक पहुंचने में कितनी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज एक शाम कलमकारों के नाम कार्यक्रम में हमारे अतिथि हिंदी साहित्य के पुरोधाओं में से एक हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके दर्शन कर पाए हैं और प्रभु की असीम अनुकंपा है मुझ पर कि मैं उनका इस कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में साक्षात्कार करूंगा। इनके गीतों में हमें युग की धड़कन और साधारण जन की पीड़ा दिखती है। गीतों में गेयता होती है और नए विषयों को शामिल करते हुए तंज करने की शैली इनके गीतों में होती है। हमारे आज के अतिथि हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री बुद्धिनाथ मिश्र जी, जो आज के समय के ऐसे गीतकार हैं जिनमें जन चेतना के साथ गीत काव्य के सारे गुण मौजूद हैं। 1 मई 1949 को बिहार के समस्तीपुर के देवधा में जन्मे गुरु बुद्धिनाथ मिश्र जी गीत, निबंध, पटकथा और रिपोर्टाज जैसी विधाओं में लिखते हैं। इनके कविता संग्रहों में जाल सैकड़े मछेरे, जाड़े में पहाड़ और शिखरणी भी शामिल है। गुरु बुद्धनाथ जी के अधिकतम गीतों में प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। गुरु जी ने हिंदी के अलावा मैथिली में कई संस्कार गीत भी लिखे हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक क्यों और कैसे की पटकथा भी लिखी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन सम्मान, दुष्यंत कुमार अलंकरण, परिवार सम्मान, निराला, दिनकर और बच्चन जैसे सम्मानों से गुरुदेव को नवाजा जा चुका है। इसके अलावा कवि रत्न और साहित्य सारस्वत उपाधि भी गुरुदेव की उपलब्धियों में शामिल है। मैं उनका स्वागत उनकी कुछ पंक्तियों को बोलकर करना चाहूंगा कि खेतों को गिरवी रख पुरखों को कर प्रणाम, खेतों को गिरवी रख पुरखों को कर प्रणाम, उड़ गया अकेला वह देखता रहा सिवान। और एक उनकी बहुत फेमस उनकी रचना है जो जिसमें वो लिखते हैं, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाहो, जाने किस मछली में बंधन की चाहो। मैं आइए अब स्वागत करते हैं श्रद्धेय गुरुदेव जी का और उनसे नमस्कार गुरुदेव, और उनसे जानते हैं उनके आज के प्रोग्राम और उनके परिचय नमस्कार नमस्कार के बारे में। जी। जी सर, आपका स्वागत है। जी आपका स्वागत है। आपका तो नाम ही श्रेय है, कहने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ करके बात करेंगे। जी सर मैंने आपका अभी ये सब पढ़ा, बहुत रिसर्च किया और मैंने देखा आपने इतना कुछ लिखा हुआ है कि इसके लिए मतलब एक युग लग जाए। अगर मैं पूरा रिसर्च करने बैठूं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, आप इतना लिख दिया आपने। तो सर मैं पहला प्रश्न आपसे ये करूंगा। मेरे कुछ 4-5 प्रश्न ही रहेंगे और बीच बीच में हम आपको सुनेंगे। ज्यादा प्रश्न मेरे छोटे छोटे से हैं जो हमारे आजकल के रचनाकारों को बड़े कुछ सीखने को मिले, उनसे वैसे ही प्रश्न होंगे सिंपल से। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, गुरुदेव आप अपने बारे में कुछ बताएं। मतलब आपने कहाँ से साहित्यिक सफर शुरू किया और कैसे शुरू किया, लिखने की प्रेरणा वगैरह कैसे मिली, ये थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शेर जी। और जो कार्यक्रम को जो सुन रहे हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। मेरे बारे में बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ अभी नहीं किया है कि जिसको लोग जाने। केवल ये है कि मेरा जो जिस गांव में जन्म हुआ वो विद्यापति के गांव के पास का था। विद्यापति, महाकवि विद्यापति
जिन्होंने की भाषा में गीत की धारा प्रवाहित की थी। उनसे पहले संस्कृत में जयदेव के गीत गाए जाते थे, गीत गोविंदम, और ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, ये इस भाषा में वो लिखते थे। जी, और विद्यापति की ये विशेषता रही कि उन्होंने उस छंद को, उस शब्दावली को मैथिली भाषा में उतारा, और मैथिली में उसी तरह से कि सरसिज बिनु सर बिनु सरसिज की सरसिज बिनु सूरे, जौवन बिनु तन तन बिनु जौवन की जौवन पिए दूरे, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया, जिसका बहुत प्रभाव सूर पर पड़ा है। जी, महाकवि सूर के जो श्रृंगार के जो वर्णन है, उनमें विद्यापति की पदावली का बड़ा असर है। विद्यापति को लोग केंद्र में इसलिए रखते हैं कि नेपाली, बंगला, असमिया, उड़िया, ये सब जहां से शुरू होती हैं भाषाएं, उनसे बहुत पहले विद्यापति एक माइलस्टोन के रूप में खड़े हैं। जी, और जी, सभी भाषाएं आदि कवि के रूप में विद्यापति को जाती है। यहाँ तक कि हिंदी में भी विद्यापति को प्रारंभिक कवि के रूप में ही लेते हैं। तो मेरे मन में बचपन से ये था कि गीत ही कविता है। महाकाव्य एक अलग विषय होता है, क्योंकि महाकाव्य के लिए अलग संकल्प आपके मन में होना चाहिए कि हम 1.5 महीना 2 महीने तक उसको समर्पित करेंगे, तब जाकर एक महाकाव्य को आप पढ़ पाएंगे। मैं समझिए कि इस कोरोना काल में करीब 7 महीने से, जबकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा है संस्कृत में हुई है, व्याकरण मैंने क ख ग घ नहीं सीखा। ऐ उण रिलरि की एओंग अयोच है वरट लण यम गणनम झभय गणदस खप छट थ छट तव, विश्व की सारी भाषाओं के ये आधार हैं। वहां से मैंने तो संस्कृत का जो विशेष गहरा ज्ञान होने से जब मैं पढ़ता हूँ वाल्मीकि को, तो मुझे बहुत अलग रस मिलता है, और देखता हूं कि वहां उस वाल्मीकि के समय में किसका क्या अर्थ होता था, वो आज नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक शब्द है आतुर, हम लोग जिसे आज रोगी कहते हैं, पेशेंट कहते हैं, उस अर्थ में आतुर शब्द का प्रयोग होता था। ऐसे तमाम शब्द हैं जो कि अलग अलग अर्थ, ये शब्दों का जो अर्थ बदला है, उसको न जानने के कारण हमारे जो अधपढ़े लोग हैं, उन्होंने अर्थ का अनर्थ किया है। बिल्कुल। अगर आप कहें, मैं अनुमति दें, तो मैं एक छोटा सा बताना चाहता हूँ। मनुस्मृति को लेकर लोगों ने बहुत गाली, लेकिन मनुस्मृति के श्लोकों इतना संवेदनशील कानून कहीं किसी दुनिया के किसी भी देश में नहीं, इतना संवेदनशील। अब वो देखिए क्या है, फर्क क्या है कि वहां है कि न स्त्री स्वातंत्र मरहति, ठीक है। अब वो स्वातंत्र जो है उसको आज के फ्रीडम से लगा दिया अर्थ, जबकि वो अर्थ वहां है नहीं, क्योंकि उससे पहले जो 3 चरण है उस श्लोक के, वो है कि बाले रक्षति पिता रक्षति कौमारे, ये श्लोक जो है पूरा, यह है कि उस स्त्री का जब वो कुमारी रहती है तो उसके रक्षा का दायित्व किसका है? पिता का है, पिता का। ठीक, पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, और जब वो युवती होती है तो उसकी रक्षा का दायित्व भर्ता माने पति का है, और संतति वार्धक्य रक्षित इस तरह से है। और जब वृद्धा होती है तो उसके संतति जो बेटा है, बेटी है, उसका दायित्व है उसकी रक्षा करे। तो जब 3 चरण में ये बात कह रहे हैं कि उसकी रक्षा करे, तो स्वातंत्र का अर्थ फ्रीडम कहां से आ गया?
जी यहाँ अर्थ ये है कि वो न स्त्री स्वातंत्र मरहति, मने स्त्री को कभी आरक्षित नहीं रहना चाहिए। जी 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 और इसके लिए आगे जो 3-4 जो श्लोक उन्होंने दिए हैं कि कैसे रक्षा की जाए, तो उसको क्या है कि कौवे की तरह आप जो हमारे शास्त्रों को नोचना चाहेंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, हाँ जी 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 उसमें गहन जाना पड़ता है। या इसीलिए बिल्कुल हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा रही जी जी कि गुरु से सीखो। अभी क्या हुआ है, ये खास तौर से जब ये डिजिटल का विस्तार हुआ है और हमारे बच्चे जो हमारे जो सब सीख रहे हैं, जान रहे हैं कविता को, उनके सामने समस्या ये है कि उनको मालूम नहीं कि हमारी दिशा क्या है या हमारा हमारा प्रिस्क्राइब्ड विधा क्या है। जी वो कुछ नॉलेज इतना भरा हुआ है इंटरनेट पर कि आप चाहे जो भी चाहे, यहाँ तक कि आज से करीब 30-40 साल पहले लंदन का एक लड़का था 13 साल का, उसने जी आत्महत्या कर ली कि मुझे जो भी सीखना जानना था मुझे सब जानकारी हो गई इंटरनेट से, अब मुझे मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं। उसने मतलब आत्महत्या है कर। जी तो जी ये क्या हुआ है कि ये इसी तरह से है जैसे कि आपको आपको बीमारी है, कोई आपको जुकाम हुआ है और आपको मेडिकल शॉप में ले जा करके दवा की दुकान पर छोड़ दिया जाए कि जो मन हो खा लो दवा। जी 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 अब वो जो अपने मन से जो आप दवा खाएंगे तो पता चलेगा कि आप कुत्ते की बीमारी का दवा आप खा रहे हैं। जी 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 जो ज्ञान इसलिए कुछ है नहीं, पता कुछ है नहीं। इसलिए गुरु का प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। बहुत वो जरूरी है। गुरु जी का बिल्कुल मतलब ये हुआ कि ये अपने से, गुरु माने होता है भारी, तो भारी अपने से जो भारी है, गुरु और लघु का मतलब ये हुआ ना कि अपने से जो भारी है उसको उसको जो वो जो प्रेस्क्राइब करे, आपको देख करके, आपको ये करके तभी आप उस दिशा में अब चले, ये जरूर। जी दादा इसलिए मैं आपका अपने मैं इसलिए शेष जी मैं जी अपने बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे बारे में बहुत सा जो नेट पर बहुत उपलब्ध है, उससे समय जी जी बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल 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 सर। तो मैं मेरे पास है भी, मैंने काफी कुछ कलेक्ट भी किया है वो उसकी। जी ठीक जी है आप मैं जी मैं आपसे वो जो आपकी रचना है बड़ी फेमस है, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, मैं आपसे थोड़ा सा विनय करूंगा उसकी कुछ पंक्तियां गुनगुना दें, और जितना आप जितना पढ़ सके उतना पढ़ दें, उसकी बहुत बहुत सुंदर रचना है। देखिए ये जो है हिंदी में शायद ही किसी गीत का, किसी कविता का सौभाग्य हो कि उसकी स्वर्ण जयंती मनाई जाए। जी जी पिछले साल यानी 2020 में इसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, ऑनलाइन ही मनाई गई थी, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों, जो जहां जहां भारतीय या हिंदी जगत है, उन सब ने जी इसमें भाग लिया था। और ये एक ऐतिहासिक घटना हुई कि क्योंकि 2020 का मतलब है 1970 में लिखा गया था। हाँ हाँ इतना पुराना। और उस 1900 और ये छपा था जनवरी 1972 में, धर्मयुग में। उस हाँ हाँ आपको याद हो, 19 आपको स्मरण होगा कि 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी जी जी और उस समय उसके जो संपादक थे धर्मवीर भारती जी, धर्मवीर भारती जी जी वो धर्मयुग। खुद ढाका में जाकर के युद्ध का की रिपोर्टिंग करते थे, जी अपनी जी भाषा में करते थे, बड़ी साहित्यिक जी भाषा। इसलिए उसका सर्कुलेशन 4 लाख हो गया था। वाह सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा था धर्मयुग उस समय, बड़े से बड़े जी लोगों जी के पास भी, छोटे से छोटे लोगों के पास भी, सबके हम्म, पास में धर्मयुग होता था, और हम्म, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। जी तो जी जी उसमें जब ये छपा तो एक तरह से कहिए कि जैसे विस्फोट हो गया, जी जी और इतना बड़ा इसका प्रभाव पड़ा कि बीबीसी के जो रिपोर्टर जो वहां गए थे ढाका में ढाका में। ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो आए बनारस, पता करके बनारस आए कि इस गीत को रिकॉर्डिंग करने के लिए। हम्म,
मेरी उस समय उम्र लगभग 20 साल की थी। जी जी। तो उस जब वो आए तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह बड़े गीतकार रहे हैं, उनके पास वो आए, उन्होंने कहा कि हम बुद्धिनाथ जी के यहाँ जाना चाहते हैं। अरे वो तो लड़का है, मैं यही बुला देता हूँ। तो फिर जो भी हो, उसके बाद जो है वो रिकॉर्डिंग हुई, और बीबीसी से अभी भी नॉन इरेजिबल रिकॉर्ड के रूप में वो रखा हुआ है। अभी भी कभी वाह, कभी बजा देते हैं उसको। क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है दादा, बहुत बड़ी उपलब्धि है गुरदेव, ये बहुत ये बड़ी हमारा उपलब्धि है। हमारी मेरी इसमें कुछ नहीं है। देखो वो एक मेरा एक गीत की पंक्ति है, सरस्वती पर मेरा जो एक गीत है, उसमें है कि अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, हाँ जो हाँ। भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती। अरे रे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। तो ये बूढ़ी माँ जो है हम लोगों की, सबके बुरी बात, तो यहाँ तक कि कालिदास, वाल्मीकि, व्यास, सबकी माँ तो सरस्वती ही है, सरस्वती और जी। हम सबसे छोटे हैं सदस्य इस परिवार के। तो वो जो लिखवा देते हैं हम लिख देते हैं। अब उसमें क्या होता है, देखिए, हमने तो सभी गीत लिखे, इतने सारे गीत लिखे, लेकिन सबको ये सौभाग्य नहीं मिला जी जो जाल फेंकने लगे। एक तो क्या है कि वो बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, वो मेरे मन पर था। बांग्लादेश का जो है वो असर है इस पर, गीत पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गीत को अभी मैं केवल आपको बता रहा हूँ, जो जी जाने नहीं थी, ये अभी तक मैंने कभी खोला नहीं था इसको। मैंने जी। गीत को गजल के शेप में देना चाहा। माने अच्छा, गीत है, लेकिन हम्म, गजल की जो खासियत है कि एक एक शेर जैसे वो अलग होता है, बिल्कुल। हाँ तो इसमें भी यही है कि एक एक पंक्ति अलग है। सारी, चूंकि ये गीत है इसलिए सारी पंक्ति मिल करके एक चित्र प्रस्तुत करती है, लेकिन है वो अपने में आप देखेंगे कि एक एक पंक्ति अलग अलग बात कहती है। सुनेगा, जी एक मछेरे को संबोधित ये गीत है। एक मछेरा जो कि रात भर जाल फेंकता है, लेकिन उसका दुर्भाग्य एक भी मछली नहीं फंसती। ये सारी चीजें जी प्रतीक में होती है गीतों में। जी। जो है, अगर आपने वो मछली को पकड़ के रखा तो कुछ नहीं मिलेगा, न जी मछेरे को पकड़ के रखा कुछ मिलेगा, न जाल को जी पकड़ के रखा। तो क्या है कि आप जी। प्रतीक को लीजिए, अपने संबंधित करिए। बिल्कुल बहुत बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल। बहुत लोगों ने कैदी जीवन में 6-6 महीने तक केवल इस गीत को गा करके समय बिताया, तो क्या बात भरोसा है, मिल। क्या बात ये अब है। वहां पर तो मछली नहीं है, न वो मछेरा। हाँ, ये मूर्ख लोग होते हैं जो कि अविधा में पकड़ते। गीत में कभी जी जी अविधा में बात, वैसे भी कविता में कहा जाता है कि जो अविधा में बात कही जाती है, अखबार में जो है उसको उस तरह से आपने रख दिया, तो वो कविता नहीं मानी जाती है श्रेष्ठ कविता। श्रेष्ठ जी कविता जी। वो है जिसमें कि व्यंजना होती है। जो मैं अपने जो छोटे भाई सब है बैठे हुए सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि श्रेष्ठ कविता वही होती है जिसमें व्यंजना में बात कही जाती है। व्यंजना का जी मतलब जी। है, कह रहे कुछ और अर्थ कुछ दूसरा होता है। अर्थ कुछ और नहीं। जी जी जी। अर्थ कुछ दूसरा होता है, और अगर जी तभी जाकर के वो कविता जो है वो श्रेष्ठ कविता मानी जाती है, वरना तो वो जी। सामान्य कविता ही होती है। तो ये मुझे कोशिश मैंने ये कहीं। की जी कोशिश जी जी ये रखी जाए कि कम से कम शब्दों में, प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से अपनी बात कहें। एक बात, दूसरी बात ये कि कविता में एक भीतर जो है रस, करुणा का रस जरूर हो। जी जी। करुणा का रस जो है वो बांधता, क्योंकि भवभूति ने कहा है कि एको रस करुण एव। वो हम्म, तो दूसरे रस को ही नहीं मानते थे। हाँ, बाकी साहित्यकार जो हैं, बाकी कवि जो हैं, वो श्रृंगार को रसराज कहते हैं, लेकिन भवभूति ने कहा जी कि असली जो है असर करता है हृदय पर करुणा, करुण रस। जी तो अब सुनिए, क्योंकि कविता का जी जन्म ही हुआ करुणा से। जी। वाल्मीकि ने अगर क्रौंच वध न देखा होता तो कविता का जन्म ही नहीं होता। मां निषाद बिल्कुल बिल्कुल प्रतिष्ठाम तुम अगमा शाश्वती समा, ये तो हो ही नहीं पाता। इसलिए बिल्कुल। कविता जो है, ये हमेशा सभी याद रखें कि कविता का जन्म करुणा से होता है, और इसका 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 उद्देश्य जो है वो है आनंद देना। जी
वो चुटकुला वाला सुख नहीं, जी चुटकुला वाली हंसी नहीं, आनंद भीतर जी से लगे कि जैसे क्या, जैसे गुलाब का फूल सूंघते हैं तो जो भीतर एक घुलता है रस, वो चाहिए। मैं आपकी जी बात को मानते हुए सुनाता हूं इसको। जी जी एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। सुबह का दृश्य है कि सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, इस अंधेर में कैसे नेह का निवाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। उनका एक और मुक्त बंद सुनाता हूं कि उन जी जी पुरई पात कहते हैं कमल के पत्ते को, हमारे जी गांव जी में बहुत होता है, झीलों में ताल जिसको कहते हैं, हम्म, ताल में होते हैं। हम्म, हम्म, तो वो पानी में रहता है लेकिन पानी से भीगता नहीं, ये विरोधाभास। हम्म, कि उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, बिल्कुल। ऐसे में क्यों न कोई मौसमी गुनाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर रचना है। मुझे मुझे किसी कवि ने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि गीत को लिखना कठिन होता है, गीत को प्रस्तुत करना उससे ज्यादा कठिन होता है, और गीत को समझ पाना सबसे ज्यादा कठिन होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि गीत को जिस तरह से व्यंजना में लिखा जाना चाहिए और उसको उसको समझ पाना सबसे बड़ा कठिन काम है, कि लोग इसको वहां तक पहुंच भी पा रहे हैं कि नहीं जो कवि कहना चाह रहा है। आपने जो जिस तरह से लिखा है, कमाल का गीत है ये, कमाल का, सच में कमाल का गीत है। मैं क्या बताऊं, बहुत बहुत सुंदर गीत है। अच्छा दादा, आप गुरुजी, मुझे एक बात और बताइए कि आज आजकल जैसे एक चीज कही जाती है कि कविता लिखना भावों को प्रकट करना होता है, कि मेरे मन में कुछ आया, भाव आए, मैंने पेन लिया और एक पेपर पे वो लिख दिया। तो मेरा अभी बहुत नए जो रचनाकार आ रहे हैं उनसे थोड़ा थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है इस बात को लेके, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि विधाओं में लिखूं, जैसे कि मैं छंद लिखूं, मैं बिल्कुल शैलियों में लिखूं, तो गजल लिखूं या दोहे लिखूं, या तो वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, लिखना तो लिखना है, लिखना तो गद्य में भी हो सकता है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि विधाएं, मैं तो समझता हूँ, लेकिन मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ आपके थ्रू कि जरूर विधाएं जरूर सीखना कितना जरूरी है, विधाएं सीखना कितना जरूरी है, या फिर लेखन वही है जो मैंने अपने भाव लिख दिए। जरूर। एक बात मैं उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जी 14 साल तक हिंदुस्तान कॉपर में काम किया था। जी हिंदुस्तान कॉपर जो है तांबे का उत्पादन करता है, जी भारत सरकार की कंपनी। जी उसमें जो हम समझते हैं कि तांबा कैसे बनता है, उसकी प्रक्रिया में संक्षेप में बताना चाहूंगा। जी जी वो कॉपर और जो ताम्र अयस्क होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, जी ठीक है, जिसमें 1 या 2% तांबा होता है। जी अब उस 2% को, तांबा को कैसे लिया जाए,
कॉपर और तो तांबा नहीं है, जी तो उसको पहले क्रशर से तोड़ा जाता है, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े कर, फिर ग्राइंडर में उसे पीसा जाता है, और पीसने के बाद उस मेल्टर में उसको दिया जाता है, जो कि मथानी के तरह से होता है, छोटे छोटे मथानी जैसे होते हैं जिसमें दूध बिलोया जाता है ना, उसी तरह से होता है। जी स्मेल्टर, उसमें कुछ केमिकल भी मिलाया जाता है। तो जी जैसे दूध मथानी में जो मक्खन होता है ऊपर आ जाता है, उसी तरह से तांबे का जो हिस्सा है वो ऊपर आ जाता है, बाकी सबको स्लग कहते हैं, धातुमल कहते हैं, वो नीचे बहा दिया जाता है। जी अब वो जो बचा हुआ है वो भी तांबा नहीं है, जी वो भी 50% तांबा है। जी जी यानी 4% से हम 50% तक आए। अब 50 उसको जो है फिर धमन भट्ठी में डाला जाता है, तो वो जो चूर्ण पाउडर जो रहता है वो धमन भट्टी में जाके पिघल जाता है पानी की तरह, माने जलता हुआ पानी जैसे हो उस तरह से पिघल जाता है। तो वो जब उस पिघलता हुआ पानी जब वो निकलता है उससे, तो सामने उसके बड़े बड़े सांचे बने हुए हैं, उस बड़े बड़े सांचे में वो ढलता है, यही छंद हुआ। जी 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 वो ढलता है लेकिन फिर भी वो पूरा तांबा नहीं बना, जी जी वो 99% हुआ। जी अब उसके बाद उसको 1 सप्ताह तक एसिड के जो होता है, बड़ा बड़ा कुंड होता है, एसिड जो कि जला देता है, जरा सा छिड़के जी तो देह ऐसे को जला दे, जी उस एसिड के कुंड में उसको डाला जाता है। और 1 सप्ताह के बाद जब वो निकलता है तो 99.99% तांबा होता है। जी अगर कविता की प्रक्रिया को वो भी देखें तो लगभग यही है। जी जी हमारे मन में बहुत गंभीरता से मैं ये बात कह रहा हूं, और सब कान खोल करके सुने इस बात को, कि जो हमारे मन में भाव आते हैं, विचार आते हैं, वो कॉपर ओर के स्टेज में होते हैं, ताम्र अयस्क के स्टेज में होते हैं। कविता जी उसमें होती है लेकिन 4%। जी फिर उसको मंथन करते हैं आप मन में, इसको कैसे लिखा जाए, क्योंकि अब उसके बाद वो भाव जो है उसको अच्छे से अच्छे बिंब और प्रतीक दे करके कैसे लिखा जाए, अच्छे से अच्छे शब्द कैसे लिया जाए। वो जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो शब्द स्वयं आते। अब वो शब्द जो आए उसके बाद वो जब वो है वो धमन भट्टी वाला काम। और वो जब वो शब्द से जब आपका अभ्यास बना हुआ रहता है तो वो सांचे में ढल करके निकलता है शब्द, फिर भी वो पूरी कविता नहीं हुई। शुद्ध नहीं, शुद्ध कविता आपको नहीं। आपको लगता है कि वो कविता हो गई, इतने के बाद भी वो कविता नहीं हुई। कविता को 2-4 साल 2-4 दशक छोड़ दीजिए, उसके बाद वो कविता जो है, समय का जो एसिड टैंक है, ये बड़ा खतरनाक टैंक। जी बहुत से बड़े बड़े कवि अपने समय में आए, लगा कि इनसे बड़ा कोई कवि है नहीं। नाम भी मैं लेना चाहूंगा लेकिन मैं छोड़ देता हूं अभी। लेकिन वो कहाँ गए हाँ जी पता नहीं, बिल्कुल क्योंकि एसिड टैंक में उनकी कविता जल गई, जल गई। हाँ कविता निकल नहीं पाई उससे। जी जी तो जी हमारा प्रयास, जो नए हैं बच्चे, जो हमारे छोटे भाई हैं, उनसे मैं यही सलाह दूंगा कि ये मेरी सलाह नहीं है। नागार्जुन जी छंद मुक्त कविता के बड़े कवि हुए, जी लेकिन उनकी वही कविता अभी भी चर्चित है जो शुरू में उन्होंने छंद में लिखा था, जी बादल को उड़ते देखा है। उड़ते देखा ये है। सब, जी और अंत में वो सभी को कहते थे। एक मैं छोटा सा उदाहरण बताऊंगा
कि कलकत्ता वो आए थे तो एक नया कवि जो है बड़ी अच्छी कविता की पुस्तक लेकर के आया और कहा कि दादाजी ये गुरुजी इसका हमको लोकार्पण कर दे। तो उन्होंने रख लिया, कहा कि मैं पढ़ करके और कल बताऊंगा कि मैं करूंगा कि नहीं। थे बहुत जिद्दी टाइप के, तो मेरे मेरे वो रिश्तेदार लगते थे नागर। हाँ, उनका नाम तो मूल नाम उनका वैद्यनाथ मिश्र है, जैसे बुद्धिनाथ मिश्र है। जी जी तो जी वो जी, ये बात मुझे आज ही पता पड़ी जी। हाँ, नहीं, वैद्यनाथ मिश्र उनका नाम है। और वो पहले वो बनारस में, जैसे मैं बनारस में संस्कृत पढ़ता था वैसे वो भी संस्कृत पढ़ते थे, और तब वो मैथिली में कविता लिखते थे यात्री करके। और उनकी जो प्रारंभ में जो मैथिली में जो कविता उन्होंने लिखी, जो कि चित्रा करके एक संग्रह निकला, वो आज भी एक माइलस्टोन माना जाता है। उसके बाद वो राहुल सांकृत्यायन जी के संपर्क में आए और श्रीलंका गए। वेगाबाउंड थे, उनका कोई आगे पीछे कुछ नहीं सोचते थे, हालांकि परिवार था लेकिन परिवार को उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहां जब गए तो बौद्ध भिक्षु हो गए, नागार्जुन उन्होंने नाम रख दिया। तो हिंदी क्षेत्र में उनको नागार्जुन के रूप में जानते हैं, मैथिली भाषी उन्हें यात्री जी के रूप में जानते हैं। तो नागार्जुन जी ने जो कहा वो मैं बता रहा हूं कि सवेरे जब वो आए, वो कवि, युवा कवि, तो उन्होंने कवि ने उनसे कहा कि कैसा लगा आपको। कवि कहा बहुत अच्छी किताब है, तुम ऐसा करो कि इसको एक बाल्टी में डुबा दो और 10-12 दिन रहने दो। तो 10-12 दिन के बाद जब ये लुगदी हो जाएगी तो इसका कटोरा बना लेना भीख मांगने के लिए। वो बहुत विचित्र। तो तब उन्होंने बहुत गुस्सैल थे वो, कहा कि भीख मांगने, क्योंकि ये तुम सोच रहे हो कि हम बहुत बड़े कवि हो गए, व्यास के बाप हो गए, तुम्हारी कविता जो है कोई पढ़ेगा नहीं, तो कोई तुम नौकरी करोगे नहीं कि बड़ा कवि हो गया मैं, तो भीख ही मांगोगे ना, कटोरा ये काम आएगा। वो बराबर कहते थे कि आप छंद मुक्त करिए कविता, लेकिन पहले छंद के सांचे में अपने को ढालना सीखिए। बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूं हुसैन के बारे में, मकबूल फिदा हुसैन जो थे, बहुतों को नहीं मालूम है, मैं उनके साथ कुछ समय बिताया है मैंने बनारस में। क्या बात है। तो उनको जो रक्षा करने वाले थे, उनको जो बढ़ाने वाले थे, बद्री विशाल पित्ती हैदराबाद के थे, बड़े रईस थे वो। तो उन्होंने देखा कि ये हुसैन जो हैं वो हनुमान जी की का चित्र बना रहे, तो बड़े आकृष्ट हुए वो। फिर उन्होंने उनको बुलाया, कहा कि हम आपको जितने भी ऑयल वगैरह जो खर्चा होता है, ऑयल पेंटिंग तो बहुत खर्चा होता है, कहा मैं आपको खर्चा दूंगा और आप हमारे यहाँ रह करके बनाइए। तो मैंने उनकी वो प्रदर्शनी भी बनारस में देखी जो केवल हनुमान जी की है। हनुमान जी की पेंटिंग बनाने वाला व्यक्ति, फिर उसके बाद वो मॉडर्न आर्ट में जाते, और गोदरेज वगैरह, मिसेस गोदरेज है उनका पेट्रोनाइज करती है। फिर उसके बाद उनके पास इतना पैसा हो गया, इतना पैसा क्या होता कि फिर बाद में जाकर के जब सफलता आपकी बर्दाश्त पच नहीं पाती है तो उल्टा सीधा काम करने लगते हैं। बौखला और जाता है। वही उल्टा सीधा काम उन्होंने किया कि सरस्वती को नंगा करके उन्होंने। बिल्कुल मॉडर्न आर्ट का मतलब ये नहीं है, बिल्कुल मॉडर्न आर्ट का ये मतलब नहीं है। आपने हनुमान जी से शुरू किया तो वो संस्कार तो आपके मन में होना चाहिए था। मैं ज्यादा बात न करके मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आप छंद मुक्त लिखिए, लेकिन 10 साल के प्रैक्टिस के बाद। जी जी जी। इतने भी ये केदारनाथ सिंह वगैरह सब पहले गीतकार थे। वो प्रयोग और किया उन्होंने। उनकी चर्चा भी जो होती है तो झरने लगे नीम के पत्ते, बढ़ने लगे उदासी मन की,
इन गीतों के कारण केदारनाथ सिंह जाने जाते हैं। जी बाकी सब पुस्तकें तो पुरस्कारों के लिए रही। जी जी ये मैं बार बार कहना चाहूंगा कि छंद में पहले सीखिए, क्योंकि शुरू में लोग जो कहते हैं ना कि वो छंद बढ़ना कठिन है, मैं उनको जवाब देता हूं कि साइकिल पे चढ़ना भी बड़ा कठिन है। जब साइकिल सीखते हैं आप 2-4 बार गिरते हैं, टांग वांग टूटती है, जी जी लेकिन जब बिल्कुल। जब जब साइकिल सीख लेते हैं तो मेरा जूता है जापानी गाते हुए निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं बिल्कुल चलता सर। कैसे पैडल चलते। जी तो बिल्कुल। स्वाभाविक रूप से होता है, आपको कोई इसकी चिंता करनी चाहिए। जी अब मैं आपसे दूसरी कोई रचना, जो आपने प्रेम के गीत बहुत लिखे हैं, एक मैं आज सुनना था आपका, क्या रूप तुमको दिया राम ने, इतना सुंदर लगा मुझे आपने जो गाया है वो गुमुक्तक है शायद, चार चार, वो अच्छा, बहुत हाँ, ये सुंदर है वो। मुक्तक है। असल में क्या होता है कि जो पहले तो हम लोग जब शुरू किया था 1969 में, तो उस समय तो केवल मैं गीत सुनाता था और लोग सुनते थे, और क्या हिंदू क्या मुसलमान। जी जी मैंने जो तमाम जो इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन होते थे, उन जी। पता चला कि वो जो है मुसलमानों का इंटर कॉलेज, हम्म, और उसमें मैं सुनाता था यही गीत, हम्म, यही इसी तरह के गीत में सुनाता था, बहुत आराम से चलता। हम्म, धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे जो हिंदी के प्रोफेसर हैं, जिनसे मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने बाहरी जो वैचारिक कविता के चक्कर में हमारी जो कविता की परंपरा है उससे छात्रों को अलग कर दिया। अलग कर दिया, हाँ। तो हमारे छात्र कविता का रस लेना नहीं जानते। जी अब जो सही बात। कविता का रस नहीं लेगा तो वो चुटकुला सुनेगा, बिल्कुल। ठीक है ना? जब हम्म, कविता का रस आप लेने लगेंगे तो आपको घी की जल इमरती खाने का जब स्वाद आपको लग जाएगा, हम्म, फिर पुचका नहीं खाएंगे आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में एक गेस्ट आ चुके हैं, सरोज मिश्र, शाहजहांपुर के हैं। उन्होंने एक अच्छा, बात कही कि उन्होंने एक बात कही, बड़ा अच्छा लिखते हैं वो भी। उन्होंने एक बात कही कि मुझे कुछ कवियों से भी मिलना रह गया है, और उनमें आपका नाम लिया, और उन्होंने ये कहा कि इनके साथ अगर मुझे 2 महीने भी रहना पड़े तो मैं रह लूंगा, 2-3 महीने, 4 महीने अरे भी उनके साथ ही रहूंगा। तो उन्होंने नहीं नहीं, आपका बहुत नाम लिया कि बुद्धिनाथ मिश्र जी रह गए हैं, उनसे मुझे मिलना है। तो सरोज मिश्र जी आ बहुत चुके हैं हमारे उस कार्यक्रम में। तो सर दादा, बहुत वो अच्छा। आप सुनाइए, क्या रूप तुमको दिया राम ने, मुझे वो सुनना है, क्योंकि टाइम से तो लिमिटेड है और हम आपकी कविताओं से रह जाएंगे। हाँ, 37-38 मिनट हो चुका है। दो जी मुक्तक में 2-3 मुक्तक सुना के मैं समाप्त करूंगा। जी तो जी जी। पहला सुनिएगा कि जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, ये क्या बात है। सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या, क्या। मैं बादल हूँ करूंगा प्यार का इजहार धरती पर। तो मुक्तक में चौथी पंक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है जी कि जी मैं जी जी बादल हूँ करूंगा प्यार का इजहार धरती पर, फुहारों से रचूंगा रूप का सिंगार धरती पर, तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक, तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक, तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर, तुम्हारे क्या बात। वास्ते। और एक अगले बहुत दूसरे सुंदर। गोत्र का एक मुक्तक सुनाता हूं, जी मरने में प्यार में मर मिटने का जो मुहावरा है उसको लेकर के, जी जी। कि दर्द की मीठी थाप पर मरता, दर्द की मीठी थाप पर मरता, आंसुओं के मिलाप पर मरता, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं, ऐसा लगता है मैं
मरूंगा नहीं, मरना होता तो आप पर मरता। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, बहुत समय सुंदर, बहुत कम है, बहुत इसलिए सुंदर। मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वो रह गया अभी, क्या रूप तुमको दिया राम ने, जिस लय से आप गाते हैं वो इतना सुंदर है ना कि अगर अच्छा, आपको याद हो तो वो चार हाँ नहीं बार बोलो। सुनाता। हाय क्या रूप तुमको दिया राम ने, जिसने देखा वही दिल लगा थामने। हाय क्या रूप तुमको दिया राम ने, जिसने देखा वही दिल लगा थामने। जिंदगी भर बचाते रहे खुद को हम, जिंदगी भर बचाते रहे खुद को हम। लुट गए जब हुए आमने सामने, लुट गए बहुत जब सुंदर, हुए आमने। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। मैंने इतनी सुंदर लय, इतना सुंदर गाने का तरीका मैंने पहली बार आपका सुना है। ये जो रोंगटे खड़े पड़ रहे हैं मेरे ये सुनने के बाद, इतना इतना सुंदर आपका बोलने का तरीका है ये, कि पता नहीं क्या बोलूं। मैं भी मैं निशब्द हूँ कि आपके कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े गीतों की तारीफ कर पाऊँ। मैं बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और आपके पास समय की कमी है तो मैं और ज्यादा आपका ये नहीं कर, आप इतना इतना टाइम दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत नमन करता हूँ मैं आपको। मुझे तो भी बहुत फिर अच्छा मैं, लगा आपसे बात करके। जी जी और जी मैं समझता हूँ कि मेरी जो बात है वो सब नवयुवकों तक पहुंचे, ताकि वो जी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन ले, जी जी सीधे शॉप में जाके ना खरीद लें कुछ। जी ये जी, ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात उन तक पहुंची होगी और लोग इस बात को समझेंगे कि जब इतने बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व ये बात कह रहा है तो इस बात में कुछ दम होगा ही। और अगली अगली सप्ताह हम किसी और नए कलमकार के साथ, प्रसिद्ध कलमकार के साथ फिर से मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने गुरुदेव बुद्धिनाथ मिश्र जी का, और उनसे आज्ञा लेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत सबको नमस्कार। धन्यवाद आप। जी।